प्रेम से बड़ी भक्त बत्सल भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज कालिदास के बारे में कुछ चर्चा हम लोग श्रवण करते हैं। इसमें जो भी त्रुटियां होगी क्षमा चाहूँगा। कवि कालिदास के एक मित्र थे जिनका नाम था कुमार। कुमार के पिता का नाम था कुमारम। ये लंका के निवासी थे, परंतु विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए ये लंका से चल करके नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे विद्या हेतु। और उसी नालंदा विश्वविद्यालय में कवि कालिदास जी विद्या प्राप्त करते थे। उस समय कालिदास और कुमार का मित्रता इस ढंग से हुआ कि जैसे मानिए कि द्वापर में कृष्ण और सुदामा जी का मित्रता, कृष्ण और सुदामा जैसे मित्रता एक कवि कालिदास और कुमार का मित्रता हुआ। जब ये दोनों मित्र, इतनी गहरी प्रेम ये दोनों मित्रों में हुआ कि कालिदास के बगैर कुमार जी भोजन नहीं करते थे। जब विद्यालय में विद्यार्थियों को लंच होता है भोजन करने के लिए, तो उस समय कुमार जी कालिदास के बगैर भोजन नहीं किया करते थे और दोनों मित्र एक साथ बैठ करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। कहाँ वो कुमारम राजा का पुत्र कुमार, राज रियासत करने वाला राजकुमार, और इधर कालिदास जिसे लोग कहते हैं कि कालिदास मूर्ख थे। कालिदास जी को मूर्ख लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कालिदास जी जिस वृक्ष के डाल पर बैठे थे उसी डाल पर कुठाराघात करते थे, यानी उसी डाल को काटते थे। इसलिए कालिदास को लोग मूर्ख कहते हैं, महामूर्ख कहते हैं। और यही कालिदास नालंदा विश्वविद्यालय के बीच अपने कुमार मित्र के संग रह करके, कहा जाता है कि पूर्वज लोग एक कहावत कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऐसा आती है कि पूर्वज लोग कहते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उसी प्रकार से कहाँ कुमारम का पुत्र कुमार और एक कालिदास। लेकिन इन दोनों का मित्रता ऐसा आस्थापित हुआ, ऐसा प्रेम जकड़ा इन दोनों में कि एक दूसरे के बगैर विद्यालय में रह नहीं पाते थे। ऐसे दोनों मित्र विद्या प्राप्त करते थे। विद्या प्राप्त करने के बाद जब विद्या पूर्ण तरह से पूर्ण भई तो कुमार अपने देश को जाने लगे और कवि कालिदास अपने घर आने लगे। उसी समय जब दोनों मित्र विद्या प्राप्त करके अपने अपने घर जाने लगे तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले होकर के इस ढंग से रोए कि लगता है कि अंतिम मिलन है। दोनों मित्र कुमार और कालिदास गले मिल मिलकर फूट फूट करके रो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फिर दोबारा इन दोनों का मिलन नहीं होगा। कालिदास जी उस कुमार का प्रेम देख करके बोले, मित्र मैं वचन देता हूँ कि एक बार मैं
तुम्हारे राजमहल तुमसे मिलने के लिए अवश्य आऊँगा। अगर हमारी जिंदगी कुशल पूर्वक बनी रही तो मैं वचन देता हूँ मित्र कि मैं तुम्हारे वहाँ जरूर मिलने आऊँगा। कुमार अपने मित्र काली का वचन सुन करके कुछ मन में शांति हो रही है और कह रहे हैं, मित्र काली, तब तक के लिए तुम कुछ ऐसे वचन दो कि तुम्हारी याद हमारे लिए हमेशा बनी रहे। अपने मित्र कुमार का वचन सुनकर एक काली ने एक श्लोक तैयार किया। अपने मन से, अपने बुद्धि से एक श्लोक तैयार किया। श्लोक क्या तैयार किया? कमले कमलो उत्पत्ते। कौन सा श्लोक तैयार किया? कमले कमलो उत्पत्ते। इस श्लोक का उत्तर होता है, यानी कमले कमलो उत्पत्ते, इसका मतलब ये होता है कि सूरज से कमल खिलते हैं परंतु कोई देख नहीं पाते हैं। सूर्य की किरण पड़े बिना कोई कमल या कोई पुष्प खिल नहीं सकता है। यहाँ तक कि किसानों के घर फसल पर जब तक सूर्य भगवान की प्रकाश नहीं पड़ती है तो फसल भी नहीं होती है। इसलिए कालिदास ने श्लोक तैयार किया, कमले कमलो उत्पत्ते, यानी सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है मगर कोई देख नहीं पाता है। यह श्लोक तैयार करके काली जी ने अपने मित्र कुमार को देते हुए कहा, मित्र दुखी मत हो, मैं वचन देता हूँ कि हमारी जिंदगी कुशल पूर्वक बनी रही तो मैं किसी न किसी दिन तुमसे मिलने तुम्हारे राज्य में आऊँगा। यह वचन कह करके कवि कालिदास अपने घर के तरफ और कुमार अपने घर के तरफ चल दिए। धीरे धीरे करके दिन व्यतीत होने लगा। दिन व्यतीत होते होते बहुत दिनों के बाद कालिदास विचार किए कि मैं अपने मित्र, बचपन के मित्र, जो गुरुकुल का मित्र था, उसको मैं वचन दिया हूँ कि तुमसे मिलने तुम्हारे राज्य में जरूर आऊँगा, और मेरा उम्र लगभग वृद्ध होने को आया। अगर मैं अपने मित्र से मिलूंगा नहीं तो मेरा मित्र कहेगा कि मित्र ऐसा भी मिला, कह करके भी वचन फिर गया, मुड़ गया और हमसे मिलने नहीं आया। यह सोच करके कवि कालिदास तैयारी बनाते हैं अपने उस मित्र का दिया हुआ पता लिख करके, और धीरे धीरे कालिदास जी पैदल पैदल की यात्रा करते करते कुछ दिन बाद लंका के दरमियान पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद अपने मित्र कुमार के पता के अनुसार उस राज्य तक पहुंच गए। परंतु वहाँ यह दिन व्यतीत होते समय में कुमार के पिता जो कुमारम जी थे, वो भगवान के प्यारे हो चुके थे और पूरे राज्य कुमार जी संभाल रहे थे। जब कुमार जी का सत्ता मिला तो कुमार जी ने एक नियम लगाया था अपने राज्य में। क्या नियम लगाया था? नियम ये लगाया था कि सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक कोई प्राणी हमसे मिल सकता है, परंतु सूर्य उदय के बाद हमसे कोई प्राणी नहीं मिल सकता है। यानी रात के समय में राजा से कोई नहीं मिल सकता, और दिन के समय में जो भी कुछ कोई चाहे, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब कुछ कोई राजा से मिलने में समर्थ हो सकता है, लेकिन रात के समय में नहीं। ऐसा उन्होंने नियम लगाया था। और दूसरा नियम क्या लगाया था कि जो कवि कालिदास जी ने श्लोक लिखा था और जिस दिन से कुमार का सत्ता आरंभ हुआ था, उसी दिन से उस श्लोक का अपने राज्य में प्रचार किए थे।
क्या किए थे, कैसे किए थे कि इस श्लोक का उत्तर जो कोई बताएगा उसको आधा राजपाट मैं खुशी खुशी हृदय से उसको दे दूंगा और मैं अपने बराबरी का राजा का भागीदार उसे बना दूंगा। परंतु कब? जबकि इस श्लोक का जवाब मिलेगा तब। ऐसा सुनकर के उस श्लोक का जवाब ढूंढने के लिए छोटे बड़े उस राज्य के जितने प्रजा थे सब कोई उस उत्तर का मतलब उस जवाब का उत्तर ढूंढने के लिए सब कोई व्याकुल थे, सब कोई परेशान थे, सब कोई यही चाहते थे कि हमको ये जवाब मिल जाए, हमको ये जवाब कहीं से जानकारी मिल जाए कि मैं राजा का बराबरी हो जाऊं। परंतु कहीं से उत्तर नहीं मिल पाया था। तब तक कवि कालिदास धीरे धीरे करके पैदल यात्रा में वहाँ जाते हैं और वहाँ जब अपने मित्र कुमार का दिए हुआ पता के अनुसार पता करते करते अपने मित्र के राजमहल तक पहुँच गए। परंतु वहाँ जाते जाते दिन ढल गया, यानी शाम हो गई। जब शाम हो गई तो पहरेदारों ने रोक दिया और जब रोका तो काली जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूँ। वो हमारे बचपन का मित्र हैं, एक विद्यालय में एक गुरुकुल में हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं वचन दिया था और उसी वचन के अनुसार मैं तुम्हारे राजा से मिलने आया हूँ, अर्थात अपने मित्र से मिलने आया हूँ। ऐसा सुनकर के सेवकों ने निवेदन किया कि हे महाराज, हमारे राजा का हुक्म है कि सूर्य उदय से सूर्य ढलने तक कोई भी प्राणी राजा से मिल सकता है, लेकिन सूर्य ढलने के बाद यानी रात्रि के समय कोई उनसे मिल नहीं सकता है। अतः आप कहीं भी रात में विश्राम करें और प्रातः काल सुबह आइए, मैं आपके मित्र यानी राजा महाराज से आपको मुलाकात करा सकता हूँ, परंतु इस समय नहीं। ऐसे सुने तो अब कवि कालिदास वहाँ उनको कौन पहचानता है, कौन आश्रय देगा रात भर ठहरने के लिए? अनजान व्यक्ति को कोई आश्रय देगा? नहीं देगा। कालिदास चिंतित हो गए कि उनके लिए एक विराट जैसे नगर था, क्योंकि कोई परिचय का नहीं था। आखिर हम कहाँ रात को ठहरें? इस राज का नियम क्या है, कानून क्या है, इस राज का माहौल क्या है? अब कवि कालिदास थोड़ा सा चिंतित हो गए। तब तक देखे क्या कि एक कमरा से यानी एक रूम से कुछ दूर से रोशनी आ रही थी। रात के समय में रोशनी आ रही थी। कालिदास ने धीरे धीरे उस कमरा के पास गए, यानी उस दरवाजे के पास गए। देखे कि दरवाजे से अंदर से रोशनी आ रही है। तो दरवाजे पर खड़े होकर के कवि कालिदास ने निवेदन किया कि क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? अंदर से आवाज आता है कि नहीं नहीं, हमारे राजा का हुक्म है कि कोई अजनबी को अपने घर में रात को ठहरने का मौका देना मना है, इसलिए मैं आपको अंदर आने से मना कर रही हूँ। यह बात जब कवि कालिदास सुने कि यहाँ तो ठहरने का भी मौका नहीं मिल रहा है, फिर अंदर से आवाज आया कि एक उपाय है। मेरे राजा ने कहा है कि रात के समय में कोई अजनबी को कहीं स्थान इस राज्य में नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय बताती हूँ। क्या? कि यदि मैं एक स्त्री हूँ, एक नारी, यदि
तुम भाई के रिश्ता जोड़ सकते हो तो एक रात के लिए तुम्हें इस घर में रहने का जगह मिल सकता है। कब? जब तुम भाई का रिश्ता जोड़ोगे तब। जब इस ढंग से आवाज़ सुने कालिदास जी ने तो बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेम से बोले कि मैं तुम्हें, जो भी कोई है लेकिन नारी है, मैं तुम्हें अपना धर्म का भाई, यानी मैं तुम्हारा धर्म का भाई बनता हूँ और तुम्हें मैं अपने धर्म का बहन बनाता हूँ। अतः मुझे भाई समझ करके अपने घर में एक दिन ठहरने का मौका दो। जब इस तरह से कवि कालिदास ने बोले तो अंदर से देख रहे हैं कि एक स्त्री, सुंदर नौजवान स्त्री आई और फाटक खोली और कालिदास जी को भैया कहकर प्रणाम किया और उसके बाद से हाथ पकड़ के भीतर लेके प्रविष्ट हो गई। जब भीतर गई तो देख रही है क्या, जब वो औरत काली जी को अंदर लेके गई तो उस कमरे में दो बिस्तर था। काली जी को भाई मान करके सुंदर सुंदर भोजन कराई और भोजन कराने के बाद एक पलंग पर बिस्तर लगा दिया और उस पर कवि कालिदास जी को सुला दिया। और उसी के बगल में एक जो पलंग था उस पलंग पर स्वयं भोजन करके और उस पलंग पर जाकर सो गई। सोने के बाद कवि कालिदास का नींद नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कि कितना हो ये भाई माने हैं, ठीक है, लेकिन अजनबी है। अजनबी मतलब अनजान है। वहाँ चिंता के वजह से काली जी को नींद नहीं आ रही है। देख रहे हैं क्या कि वो लड़की यानी वो औरत जो थी वो अपने बिस्तर पर सो गई और तकिए के नीचे से एक कलम और एक कापी को निकाला। कलम और कापी को निकाल करके कलम को दांत के बीच दबा लिया और कापी को अपने छाती के ऊपर रख लिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ सोच रही थी। सोचने के बाद कुछ क्षण बीता तो अचानक उठ कर बैठ जाती है, कापी को अपने जंघे पर रख लेती है और कलम को अपने हाथों में ले लेती है और उस कापी पर अपने कलम से कुछ लिखना चाहती है, परंतु वो लिख नहीं पा रही है। कुछ लिखना चाहती है फिर भी वो कुछ चाह कर भी लिख नहीं पा रही है और फिर सो जा रही है। फिर सोने के बाद से फिर सोच रही है और सोचते सोचते अचानक उठ के बैठ जाती है। उठ के बैठने के बाद से फिर कुछ लिखना चाहती है परंतु कुछ लिख नहीं पाती है, फिर सो जाती है। ऐसे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार ये प्रक्रिया देखने के बाद काली जी ने आवाज़ लगाया कि हे बहन, आखिर तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? हमें लगता है कि तुम कापी और कलम के माध्यम से उस पन्नों पर कुछ लिखना चाहती हो परंतु तुम लिख नहीं पा रही हो। आखिर इसका कारण क्या है? क्या सोच रही हो? काली जी की ये बात सुन करके वो औरत बड़े भाव से बोली, भैया जी क्या बताऊं, मेरे राज्य का राजा कुछ नियम लगाए हैं और वो नियम लगाए हैं तो उस पर आधा राजपाट का बाजी रखे हैं कि जो इस प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राजपाट दूंगा और अपने बराबरी का राजा का पद उसे प्रदान हो जाएगा। यह सुन काली जी अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं और वो स्त्री भी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। दोनों भाई बहन की रिश्ता बड़े प्रेम से वहाँ चल रहा है। काली जी बोलते हैं कि बहन, आखिर तुम्हारे राजा का वो सवाल क्या है? औरत बोली कि भैया, मेरे राजा का यही सवाल है कि कमले कमलो उत्पत्ते, कमले कमलो उत्पत्ते, इसी का उत्तर हम नहीं पूरे हमारे राज्य का छोटे बड़े सब प्राणी इस
प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, और जिस दिन जो प्राणी इस प्रश्न का उत्तर पा जाएगा वो राज्य का हक का मालिक बन जाएगा। कवि कालिदास यह सुन करके कुछ समय मौन हो गए, और उसके बाद से इनके निर्मल हृदय में बहन का निर्मल प्रेम आ गया। काली जी सोचने लगे कि इतने जहाँ हमारा कोई नहीं था, उस प्रदेश में एक लड़की, एक औरत हमको अपना भाई मान करके अपने घर में शरण दिया है, तो एक भाई का कर्तव्य होता है कि उस बहन का सहयोग करना। अतः ऐसे सोच करके कवि काली जी ने कहा कि हे बहन, तुम निफिक्र हो जाओ, इस प्रश्न का उत्तर समझो तुम्हें मिल गया, और निश्चिंत होकर के सो जाओ। मैं जाने से पहले कल सुबह तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बता के जाऊंगा। जब इस ढंग से काली जी ने कहा तो वो औरत बोली, भैया सुबह कौन देखा है, यदि आपको अपने बहन के मदद के लिए कुछ करना है तो इसी समय बता दीजिए। काली जी ने कहा, अब तो मैं बहन मान चुकी हूँ, और ये भी लगभग हमें भाई मान चुकी है, इसलिए मेरे साथ कोई ऐसा कुछ नहीं करेगी। अतः निर्मल हृदय से काली जी ने उस प्रश्न का उत्तर बता दिया कि हे बहन सुनो, तुम्हारे राजा का प्रश्न है कि कमले कमलो उत्पत्ते, यही प्रश्न है ना। वो औरत बोली, जी भैया। जब तुम्हारे राजा का यही उत्तर है तो उस जवाब के नीचे, उस प्रश्न के नीचे यही उत्तर लिख दो कि सूर्य से कमल खिलता है मगर कोई देख नहीं पाता है। बस उस प्रश्न के नीचे इतना लिख दो कि सूर्य से कमल खिलते हैं परंतु कोई देख नहीं पाता है। काली जी ने उस औरत को प्रश्न का जवाब बता दिया, और निर्भीक होकर के अपने बहन मान करके उस अपने बहन को घर में रात भर के लिए सो गए। और उसके बाद से औरत भी सो गई, लेकिन इसका नींद नहीं आया। कालिदास जी तो निश्चिंत होकर के सो गए, लेकिन इसका नींद नहीं आया। औरत सोची कि प्रश्न का जवाब तो हमें मिल गया, परंतु ये मेरे राजा का मित्र है, और मैं वहां जा करके इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगी तो राज तो मिल जाएगा, लेकिन ये कल सुबह जब जाएगा अपने मित्र के पास मिलेगा तो वहाँ सारी स्थिति बता देगा, तो फिर हमें राज हमारे हाथ से चला भी जाएगा और हमें दंड भी मिल सकता है। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए कि न रही बांस न बाजेगी बांसुरी। जो काली जी को बड़े निर्मल भाव से भाई कहकर संबोधित किया था, और उसी स्त्री के मन में यहाँ पाप कर्म समा रहा है। जहाँ पाप समाया, बोली कि अब तो हमें सवाल का जवाब मिल ही गया, अब ये कौन जानता है कि कौन आया था, कौन बताया था, उससे पहले इनका ही सेवा समाप्त कर दिया जाए। काली जी तो निश्चिंत होकर के अपने बहन मान करके उस घर में सो गए, गहरी नींद में सो गए। और ये औरत क्या करी पापनी कि तुरंत उठी और एक खंजर उठाती है, तलवार, और तलवार उठा करके काली जी के सीने के ऊपर बैठ जाती है। और जब बैठी तो कभी काली जी का नेत्र खुल गया, और खुलने के बाद से देख रहे हैं कि जिसको मैंने बहन माना, जिसको मैंने ऐसा उत्तर दिया, वही बहन मेरे सीने पर सवार है और हाथ में कटार लेकर खड़ी है। ऐसा देख करके काली जी ने हाथ जोड़ा, उस औरत के सामने हाथ जोड़ करके बोले कि बहन, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
तुम्हें जवाब भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी तुमने ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने क्या किया,